बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन से मुतल्लिक। सिंपल हार्मोनिक मोशन से मुतल्लिक बात करने से पहले हम बात करते हैं व्हाट इज़ मेंट बाय द ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन अकॉर्डिंग टू इट्स डेफिनेशन टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट अ मेन पोजीशन इज़ कॉल्ड वाइब्रेटरी और ऑसिलेटरी मोशन। एक बॉडी की मेन पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो की मोशन को हम लोग नाम देंगे ऑसिलेटरी या फिर वाइब्रेटरी मोशंस का। मींस दैट एक फिक्स पॉइंट के अबाउट अगर बॉडी अपनी मोशन को रिपीट करता है तो इस मोशन को हम लोग नाम देंगे ऑसिलेटरी या फिर वाइब्रेटरी मोशन का। अगर हम ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन की एग्जाम्पल से मुतल्लिक बात करें तो उसमें हमारे पास हॉरिजेंटल मैस स्प्रिंग सिस्टम की जो मोशन है उसको हम लोग ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन का नाम दे सकते हैं। ये हमारे पास हॉरिजेंटल मैस स्प्रिंग सिस्टम है स्टूडेंट। अगर इस अटैच मैस को थोड़ा सा इसकी मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करें तो ये इस तरह से ऑसिलेट करना शुरू कर देगा, वाइब्रेट करना शुरू कर देगा। हॉरिजेंटल मैस स्प्रिंग सिस्टम की इस मोशन को हम लोग नाम देंगे ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन का। सिमिलरली हमारे पास सिंपल पेंडुलम की जो मोशन है उसको भी हम लोग ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन का नाम दे सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं व्हाट इज़ अ SHM। सिंपल हार्मोनिक मोशन से क्या मुराद है। सिंपल हार्मोनिक मोशन इज़ अ ऑसिलेटरी मोशन ऑफ अ बॉडी इन विच acceleration is directly proportional to displacement and directed towards the mean position। सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑसिलेटरी मोशन का एक स्पेशल केस है। हर ऑसिलेटरी मोशन को आप लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन का नाम नहीं दे सकते। एक ऑसिलेटरी मोशन को आप सिंपल हार्मोनिक मोशन का नाम कब देंगे, जब एक ऑसिलेटिंग ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट हो और उसकी डायरेक्शन टूवर्ड द मेन पोजीशन हो, तो उस ऑसिलेटिंग ऑब्जेक्ट की ऑसिलेटरी मोशन को हम लोग नाम देंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन का। सिंपल हार्मोनिक मोशन को अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक एग्जांपल यूज़ करते हैं और ये सपोज करते हैं ये हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल मैस स्प्रिंग सिस्टम है स्टूडेंट, जिसमें हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका मैस m है। इसको हम लोगों ने स्प्रिंग के एक एंड के साथ अटैच कर दिया और स्प्रिंग के दूसरे एंड को हम लोगों ने एक सपोर्ट के साथ अटैच कर दिया और ये ऑब्जेक्ट जो है एक हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शन लेस सरफेस के ऊपर हम लोगों ने प्लेस कर दिया है। इनिशियली ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो इसकी इस करस्पॉन्डिंग पोजीशन को हम लोग ओ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसको हम लोग नाम देंगे मीन पोजीशन का। और ये हमारे पास ए एंड ए डैश रिस्पेक्टिवली इसकी एक्सट्रीम पोजीशंस होंगी। ये ऑसिलेटिंग ऑब्जेक्ट इन बिटवीन ए एंड ए डैश ऑसिलेट करेगा। हम लोग सपोज करते हैं इस रेस्ट पर मौजूद ऑब्जेक्ट के ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं, इसके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं और इसको इसकी मेन पोजीशन से डिस्प्लेस करवाकर हम लोग लेकर आते हैं इसको ए पॉइंट के ऊपर। इस ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने यहाँ से डिस्प्लेस करवाया ए पॉइंट के ऊपर, यहाँ पे इसको लेकर आए गए। इसके ऊपर हम लोगों ने क्या किया है, एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई की है जिसको हम लोग F से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस ऑब्जेक्ट का इसकी मेन पोजीशन से ए पॉइंट तक का जो डिस्टेंस कवर्ड है उसको हम लोग नाम दे देते हैं x का। स्टूडेंट ये ऑब्जेक्ट जो है स्प्रिंग के साथ अटैच है ड्यू टू इलास्टिसिटी ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग की इलास्टिसिटी की वजह से जब हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को ए पॉइंट से इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस करवाया और यहाँ पे लेके आए हैं तो ये स्प्रिंग में स्ट्रेचनेस प्रोड्यूस हुई है। स्प्रिंग जो है वो स्ट्रेच हो गया है। तो जब स्प्रिंग स्ट्रेच हुआ है तो ड्यू टू इलास्टिसिटी ऑफ स्प्रिंग इसके अंदर एक फोर्स जनरेट होगी जो कि डायरेक्टेड होगी टूवर्ड द मेन पोजीशन और इसको हम लोग नाम देंगे रिस्टोरिंग फोर्स का। ये रिस्टोरिंग फोर्स का क्या किरदार होगा, जब आप लोगों ने स्प्रिंग को स्ट्रेच किया है तो स्प्रिंग की इलास्टिसिटी की वजह से इसके अंदर एक फोर्स जनरेट होगी जो जिसको नाम देंगे रिस्टोरिंग फोर्स का। ये स्प्रिंग को उसकी असली हालत में रिटेन करवाएगी, उसको उसकी इनिशियल स्टेट में रिटर्न करवाएगी कि जब आपने स्ट्रेच किया आप इसको रिलीज़ करें, ठीक है, तो स्प्रिंग अगेन किस में आ जाएगा,
अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाएगा तो इस फोर्स को हम लोग नाम देंगे रिस्टोरिंग फोर्स का, और ये रिस्टोरिंग फोर्स इस स्ट्रेच स्प्रिंग को इसकी इनिशियल स्टेट में वापस लेकर आएगी। अब देखिए इस ऑसिलेटिंग ऑब्जेक्ट पे दो फोर्सेस लग रही हैं। अभी यहाँ पे ए पॉइंट के ऊपर रेस्ट पे है, एफ आर रिस्टोरिंग फोर्स एंड एफ एक्सटर्नल फोर्स जो हम लोगों ने अप्लाई की हुई है। अब अगर हम लोग इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से रिलीज कर दें तो देखिए हमारी जो एक्सटर्नल फोर्स है वो यहाँ पे रिमूव हो जाएगी। तो यहाँ पे कितनी फोर्सेस बचेंगी, सिर्फ रिस्टोरिंग फोर्स बचेगी। तो जब हम इस पे एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स को रिमूव कर देंगे तो ये ऑब्जेक्ट टूवर्ड द मेन पोजीशन बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, मेन पोजीशन की तरफ मूव करेगा। तो ये क्या मेन पोजीशन ओ के ऊपर रुक जाएगा? नहीं, ड्यू टू इनर्शिया ये मेन पोजीशन के ऊपर रुकेगा नहीं, बल्कि इससे आगे चले जाएगा और ये किसी ए डैश पोजीशन के ऊपर आ जाएगा। तो इस केस में जब ये ऑसिलेटिंग ऑब्जेक्ट इधर मूव कर रहा था मेन पोजीशन के ऊपर, तो ये कहाँ पे पहुंच चुका है? ए डैश पे पहुंच चुका है, तो उसकी ये स्टेट बन जाएगी। तो इस केस में ये स्प्रिंग क्या हो चुका है? यहाँ पे स्प्रिंग क्या हो चुका है? कंप्रेस हो चुका है। आप लोग जानते हैं स्प्रिंग को कंप्रेस करें या स्ट्रेच करें तो उसके अंदर एक रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस होती है। तो जब ये ऑसिलेटिंग ऑब्जेक्ट जो है ए डैश के ऊपर आया है तो स्प्रिंग कंप्रेस हो गया। जब स्प्रिंग कंप्रेस हुआ है तो अगेन इसके अंदर एक रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट हुई है जिसको एफ आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये डायरेक्टेड होगी टूवर्ड द ओ मेन पोजीशन की तरफ। अगेन ये इस ऑब्जेक्ट को इसकी मेन पोजीशन की तरफ लेकर जाएगी। ये रिस्टोरिंग फोर्स इसकी इनिशियल स्टेट को रिटर्न करवाने के लिए इसको इसकी मेन पोजीशन की तरफ लेकर जाएगी। तो इस तरह से जो है ये ऑसिलेटिंग ऑब्जेक्ट बिटवीन ए डैश एंड ए इस तरह से ऑसिलेट करता रहेगा। तो इसकी इस मोशन को हम लोग नाम देंगे ऑसिलेटरी मोशन का या फिर वाइब्रेटरी मोशन का। ज़रा गौर से देखें, जब ऑब्जेक्ट ए पॉइंट के ऊपर है तो इस पर जो रिस्टोरिंग फोर्स लग रही है वो डायरेक्टेड है टूवर्ड्स द मेन पोजीशन, और जब ऑब्जेक्ट ए डैश पे आया तो अगेन इस पे कोई रिस्टोरिंग फोर्स लग रही है और उसकी डायरेक्शन किधर है? टूवर्ड द मेन पोजीशन है। इट मीन्स दैट जब ये ऑसिलेटिंग ऑब्जेक्ट बिटवीन ए डैश एंड ए इस तरह से ऑसिलेट कर रहा होगा तो इस पर लगने वाली जो रिस्टोरिंग फोर्स है स्टूडेंट वो ऑलवेज डायरेक्टेड होगी टूवर्ड्स द मेन पोजीशन। अब इस ऑसिलेटिंग ऑब्जेक्ट पे लगने वाली रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से इस ऑसिलेटिंग ऑब्जेक्ट का कोई ना कोई एक्सेलरेशन होगा। अब हम उस एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन ड्राइव करेंगे। एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन ड्राइव करने से पहले हम बात करते हैं इस ऑसिलेटिंग ऑब्जेक्ट के ऊपर रिस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू कितनी होगी या कितनी रिस्टोरिंग फोर्स इस पे एक्सर्ट होगी। तो उसके लिए हमारे पास हुक्स लॉ है। अकॉर्डिंग टू द हुक्स लॉ विद इन द इलास्टिक लिमिट ऑफ अ स्प्रिंग द रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। रिस्टोरिंग फोर्स जो होगी स्टूडेंट वो डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजीशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। इस स्प्रिंग की इलास्टिक लिमिट के अंदर रहते हुए आप इस ऑब्जेक्ट को इसकी मेन पोजीशन से जितना ज़्यादा डिस्प्लेस करवाएंगे इस स्प्रिंग के अंदर उतनी ज़्यादा रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस होगी, इंड्यूस्ड होगी। लेकिन यहाँ पे नेगेटिव साइन भी लगा हुआ है। नेगेटिव साइन का क्या मतलब है? देखिए जब इस ऑब्जेक्ट को ओ पॉइंट से आप ए की तरफ लेकर जा रहे हैं तो इसका डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन इस तरफ है और रिस्टोरिंग फोर्स टूवर्ड द मेन पोजीशन है। डिस्प्लेसमेंट हमारे पास इस डायरेक्शन में हो रहा है या फिर डिस्प्लेसमेंट हमारे पास इस डायरेक्शन में हो रहा है, लेकिन रिस्टोरिंग फोर्स देखें वो टूवर्ड द मेन पोजीशन है। अगर ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है ए की तरफ, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है और रिस्टोरिंग फोर्स टूवर्ड द मेन पोजीशन है। ऑब्जेक्ट ए डैश की तरफ जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ये है, रिस्टोरिंग फोर्स ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड द मेन पोजीशन है। इट मींस दैट रिस्टोरिंग फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में डायरेक्टेड है, लेकिन दोनों में रिलेशन कैसा है? डायरेक्ट है। तो यही वजह है यहाँ पे नेगेटिव का साइन लगाया गया है। प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव करें तो हमारे पास f इज इक्वल टू माइनस के एक्स। ये k हमारे पास प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा और इसको हम लोग नाम देते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट का। अगर हम इसकी वैल्यू से मुतल्लिक बात करें तो k की वैल्यू हमारे पास होगी माइनस एफ ओवर एक्स और इसका यूनिट जो है हमारे पास वो इक्वल होगा न्यूटन पर मीटर के। दिस इज अ स्टूडेंट स्प्रिंग कांस्टेंट यूनिट। ये स्प्रिंग कांस्टेंट का यूनिट है। अब हम लोग इस ऑसिलेटिंग ऑब्जेक्ट के एक्सेलरेशन से मुतल्लिक बात करते हैं। आप लोग जानते हैं फोर्स किसकी इक्वल होती है? F इज इक्वल टू एम ए। इस इक्वेशन को आप लोग नाम दे दें 2 का। अब देखें इक्वेशन 1 एंड 2 को कंपेयर कर दें, ये हो जाएगा हमारे पास m
ए इज इक्वल टू माइनस के एक्स। तो यहाँ पे ए की वैल्यू निकालें, ए हो जाएगा हमारे पास माइनस के ओवर एम इन टू एक्स। इस इक्वेशन को नाम दे दें इक्वेशन 3 का। दिस इज अ एक्सप्रेशन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑसिलेटिंग ऑब्जेक्ट। ये एक ऑसिलेटिंग ऑब्जेक्ट के एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन है। अगर हम इसकी डिपेंडेंस से मुतल्लिक बात करें, एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑसिलेटिंग ऑब्जेक्ट इज डिपेंडिंग अपॉन द के ओवर एम इंटू एक्स। के जो है स्टूडेंट वो स्प्रिंग कांस्टेंट है, एम जो है वो ऑसिलेटिंग ऑब्जेक्ट का मैस है, और ये भी मैस आप लोग जानते हैं कांस्टेंट क्वांटिटी है। इट मीन्स दैट ये के और एम यहाँ पे आ गया कांस्टेंट। आप इसको यूँ लिख सकते हैं माइनस कांस्टेंट इनटू व्हाट्स अ वेरिएबल, एक्स इज अ वेरिएबल। एक्स यहाँ पे वेरिएबल है। अगर कांस्टेंट को यहाँ से रिमूव करें तो आप लोग जानते हैं अगर प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करें तो कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट को रिमूव करेंगे तो क्या आएगा प्रोपोर्शनलिटी। यस, ए प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। Acceleration of oscillating object is directly proportional to the displacement and it is directed toward the mean position। ये एक्सप्रेशन जहाँ पे शो कर रहे हैं कि इस ऑसिलेटिंग ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलरेशन है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और यहाँ पे नेगेटिव साइन किसको इंडिकेट कर रहे हैं कि ये जो ऑसिलेटिंग ऑब्जेक्ट है इसका जो एक्सेलरेशन होगा ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स वो डायरेक्टेड होगा टूवर्ड द मीन पोजीशन। अगर आप लोग ज़रा गौर से देखें, एसएचएम की हमने ये डेफिनेशन पढ़ी थी कि एक ऑसिलेटरी मोशन है जिसमें ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट होता है, और इसकी डायरेक्शन हमेशा क्या होती है टूवर्ड द मीन पोजीशन होती है। इट मीन्स दैट यहाँ पे ये जो हॉरिजेंटल मैस स्प्रिंग सिस्टम है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है। इसके बाद अगर हम लोग चंद बेसिक टर्म से मुतल्लिक बात करें तो सबसे पहली टर्म हमारे पास आ रही है एम्पलीट्यूड की। एम्पलीट्यूड से क्या मुराद है? एम्पलीट्यूड इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय एन ऑसिलेटिंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। एक ऑसिलेटिंग ऑब्जेक्ट जो है अपनी मीन पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा उसको हम उसका एम्पलीट्यूड का नाम देंगे। मीन जिसका मीन पोजीशन है ये एक्सट्रीम है, मीन और एक्सट्रीम के दरमियान में जो सेपरेशन होगा स्टूडेंट उसको हम लोग नाम देंगे एम्पलीट्यूड का। नेक्स्ट अगर हम लोग वाइब्रेशन से मुतल्लिक बात करें तो ये ऑसिलेटिंग ऑब्जेक्ट है, ओ से ए की तरफ जाएगा, ए से अगेन ओ से ए डैश से जब दोबारा ये ए ओ के ऊपर आएगा मीन पोजीशन पे आएगा तो हम बोलेंगे इस ऑसिलेटिंग ऑब्जेक्ट ने अपनी एक वाइब्रेशन कंप्लीट कर लिया है, और इसकी इस एक वाइब्रेशन को कंप्लीट करने के लिए जितना इसे टाइम रिक्वायर्ड होगा उसको हम लोग इस ऑसिलेटिंग ऑब्जेक्ट का टाइम पीरियड का नाम देंगे। तो ये था हमारे पास आज का डिस्कशन टॉपिक जिसमें हम लोगों ने सिंपल हार्मोनिक मोशन से मुतल्लिक बात की है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।